एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और इसमें सीटेट पेपर 2 में 2018 से लेके 2023 तक जितने पेपर हुए हैं उन सब को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो ये 2022 का 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका हिंदी का पेपर है और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कभी कभी पैराग्राफ जो होते हैं या गद्यांश या पद्यांश सीटेट के पेपर में रिपीट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं हो सकते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। और हमारी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, जितने कम समय में हम सॉल्व कर पाते हैं, हिंदी अच्छे से अगर कर लिया जो भी आपकी लैंग्वेज है, तो वहाँ पर अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे नंबर यानी 30 में 30 नंबर आपके लिए लाना बहुत बड़ी बात नहीं है और मैक्सिमम लोगों के पूरे नंबर आते हैं। हिंदी मैक्सिमम लोगों को इस समय आती है क्योंकि हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी हमें आती ही है। और यहाँ पे आपके सामने गद्यांश के अंदर ही आपके उत्तर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उत्तर जब सामने हैं तो बस उसमें से ढूंढने की प्रैक्टिस करनी है और इसी के लिए हमको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए। अब ट्रिक्स क्या है उसको भी जानेंगे कि किस तरीके से गद्यांश या पद्यांश को कम समय में और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये गद्यांश दिया हुआ है, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन सीटेट के पेपर में आपको बड़े बड़े गद्यांश मतलब 2-3 पैराग्राफ के भी कभी कभी दिखने को मिल जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, क्या करें, उसको समझेंगे और ये वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोगों को पेडागोजी भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा पेपर है, इसको देखिए। अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें देखना हो, देखिए ये तो ऑनलाइन पेपर है, तो यहाँ पे जब आप ऑनलाइन देखते हैं ना तो आपको जैसे ये गद्यांश दिखा एक पैराग्राफ, उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिखा, फिर से आपका वही पैराग्राफ गद्यांश आ गया और फिर से आपको एक क्वेश्चन। तो ऊपर नीचे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में और आपको जैसे आपने ये पढ़ा और क्वेश्चन जैसे दिखे तो भूल गए कि कहाँ पे था, तो वहाँ पे आपका समय जाता है जो कि ऑफलाइन में नहीं है। जैसे ऑफलाइन में क्या करेगा, आपको ये दे दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अब इसके नीचे सारे क्वेश्चन एक एक करके आ जाएंगे। तो एक ही जगह पे एक ही पेज पे आपके रहते हैं, आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक सरसरी नज़र से सारे क्वेश्चंस को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना तो आपको आंसर जैसे जैसे मिलता जाएगा आप फटाफट उसको टिक करते जाएंगे। एक बार इसको पढ़ा फिर एक क्वेश्चन देखा, एक बार पढ़ा फिर क्वेश्चन देखा, तो उससे बहुत समय जाता है। तो ये मेरी ट्रिक है। हो सकता है कि आपको पहले गद्यांश का पूरा पैराग्राफ पढ़ना आपको अच्छा लगे, उसके बाद क्वेश्चन, तो जो भी आपका तरीका हो आप उसे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए, ठीक है, इससे समय बचता है और जबकि आंसर तो आपको इसी में मिलने हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आए गद्यांश सॉल्व करने का, आपको भी उससे हेल्प मिले, तो ये तरीका ज़रूर आप अपनाइएगा क्योंकि इससे समय बचता है। चलिए, गद्यांश के अनुसार भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम पढ़ना शुरू करें तो असम चाय के उत्पादन के लिए मशहूर है। हमें पहला ही दिख गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, असम। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 121 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे अलग अलग है तो हम अलग अलग भी आराम से पढ़ सकते हैं। किसकी मेहनत के बल पर चाय उद्योग चल रहा है। असम चाय के उत्पादन के लिए मशहूर है, ठीक है। यहाँ के चाय बागानों के झुरमुट में बसते हैं अनेक गांव जिनका असम की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। इसमें बसने वालों की मेहनत से चाय उद्योग फल फूल रहा है। तो बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, परजीवी या अल्पजीवी। तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ श्रमिकों की बात की गई है, तो श्रमजीवी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी चाय के बागान में कौन काम करते हैं, श्रमजीवी ही काम करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 122 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम चाय उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के चाय बागानों के झुरमुट में बसते हैं अनेक गांव जिनका असम की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है।
इनमें बसने वालों की मेहनत से चाय उद्योग फल फूल रहा है। यूँ तो पूरे असम में चाय उद्योग फैला हुआ है, लेकिन ऊपरी असम में राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हुए दोनों ओर चाय बागान मिलते हैं। बागानों के आसपास मुख्य आबादी यहाँ काम करने वाले श्रमिकों की है। इन श्रमिकों को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है? कुली कहा जाता है। इनकी मेहनत की महक असम के समाज, धरती, फिजा हर जगह व्याप्त है। बिना उनके असम की कल्पना असंभव है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी मेहनत की महक असम के समाज, धरती, फिजा हर जगह व्याप्त है। इस वाक्य का आशय क्या है पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 123 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 श्रमिकों के श्रम का प्रभाव असम के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय बागानों के आसपास मुख्य आबादी किसकी है? तो चाय बागानों के आसपास मुख्य आबादी यहाँ काम करने वाले श्रमिकों की है। तो यहाँ पे श्रमिक तो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मजदूर, क्योंकि श्रमिक या मजदूर दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, 124 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर मिलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन था, असम में राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते हुए दोनों ओर चाय के बागान मिलते हैं। तो चाय के बाग यहाँ पे 125 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका असम की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है, वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है अहम, तो अहम की जगह और इन ऑप्शंस में से हम क्या यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण और अहम दोनों ही एक ही शब्द हैं। तो यहाँ पे जिनका असम की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। राष्ट्रीय में प्रत्यय है। तो राष्ट्रीय में प्रत्यय है, अब देखिए बहुत आसान, आपको अगर गद्यांश में ग्रामर हिंदी व्याकरण पढ़ना हो तो आप सिर्फ प्रत्यय, संधि और विलोम शब्द, मतलब ऐसे विलोम शब्द नहीं आते जो आपको आते ना हो, बहुत आसान से आते हैं। तो आपको हिंदी के सीटेट की परीक्षा में आपको व्याकरण पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहीं भी ये पूछा नहीं जाता है। सिर्फ प्रत्यय, संधि और विलोम शब्द और पर्यायवाची, इन चारों चीज़ों पे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय में प्रत्यय है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है, ई दोनों में है, लेकिन कौन सा ई सही है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो राष्ट्रीय में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 127 का ऑप्शन नंबर 3 है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में महक का पर्यायवाची नहीं है। प्रसून, सौरभ, सुगंध या सुवास। तो पर्यायवाची पूछा गया है, और प्रसून महक का पर्यायवाची जो नहीं है वो है प्रसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे कवियों में पाया जाता है पृथ्वी के प्रति प्रेम। ये एक आपका जो है गद्यांश आ गया, जिसको हम लोग दूसरा गद्यांश, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे कवियों में पाया जाता है प्रकृति के प्रति अनुराग। हमारे कवियों में बहुलता से पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से ये होता है कि पहले ही हमें ऑप्शन का आंसर मिल गया। तो प्रकृति के प्रति प्रेम ये दिख गया, पूरा ही पढ़ लेते हैं। आदिकाल से ही कवियों का मन स्वयं को प्रकृति चित्रण में स्वनाम धन्य समझता रहा है। वेदों को उठाकर देखी तो प्रकृति वर्णनों से परिपूर्ण है। ऋग्वेद की ऋचाएँ, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के संगीतमय मंत्र, सर्वत्र प्रकृति के विविध रंगों तथा रहस्यों का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा के सहृदय रसिक कवियों ने अपनी लेखनी को प्राकृतिक छटाओं का वर्णन करने में सार्थक बनाया है। कालिदास के मेघदूत में अलकापुरी का सौंदर्य, भवभूति के उत्तर रामचरित में दंडकारण्य की मनोरमता तथा और भी अनेक संस्कृत साहित्यकारों की लेखनी से रचित प्रकृति के महत्व के काव्य ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी काव्य में तो प्रकृति वर्णन के विविध रूप लक्षित होते हैं। जो लोग मन से स्वच्छ और
पवित्र होते हैं वे प्रकृति और प्रभु में अंतर नहीं समझते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आंसर का तो पहले ही लाइन में आपको आंसर मिल गया था। तो 129 का ऑप्शन नंबर 2 है, प्रकृति के प्रति प्रेम। हमारे कवियों में पाया जाता है प्रकृति के प्रति प्रेम, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संगीत किस वेद से संबद्ध है? तो संगीत जो है आपका वो है सामवेद से संबंधित है, ठीक है, सामवेद से संबंधित है। तो सामवेद कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामवेद के संगीतमय मंत्र, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों का मुख्य विषय क्या है? विषय है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रकृति वर्णन जो है वो वेदों का मुख्य विषय है। जो लोग मन के स्वच्छ और पवित्र होते हैं वे प्रकृति और प्रभु में अंतर नहीं समझते। इस वाक्य से आशय है, क्या आशय है? तो यहाँ पे आपका मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति प्रकृति और ईश्वर में भेद करने में असमर्थ होते हैं, या मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति को प्रकृति और ईश्वर में अंतर करना आता है। मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति को प्रकृति और ईश्वर में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति के लिए प्रकृति ईश्वर का ही रूप है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मन से स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति के लिए प्रकृति ईश्वर का ही रूप है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे कालिदास जी, और कालिदास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकृति चित्रण में समास है, कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपका जो समास हो जाएगा वो है तत्पुरुष समास। तो प्रकृति चित्रण में तत्पुरुष समास है, और कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये बहुत लोगों का गलत हो जाता है आने के बावजूद भी, तो यहाँ पे कवयित्री कवि लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कवयित्री होता है, ठीक है। तो इसको ये बहुत बार पूछा गया है, हिंदी का ये बहुत फेवरेट है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो कवयित्री, इसको रट लीजिएगा। अगर नहीं रटता है तो पूरा बार बार पढ़ लीजिएगा इसको कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री नहीं कवयित्री होता है, ठीक है। तो 135 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आ गए आपके शिक्षण शास्त्र यानी पीडागोजी के क्वेश्चंस। अब इसको समझ के पढ़िएगा तभी आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने का फ़ायदा है, और वीडियो को पूरा देखिए, समझ के पढ़िए। जो पीडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, आप किसी भी मैथ का करिए, हिंदी का करिए, सीडीपी के क्वेश्चंस करिए, साइंस के करिए, आपको एक सब्जेक्ट से हेल्प दूसरे में मिल जाएगी अगर आप समझ के करेंगे। तो पीडागोजी के क्वेश्चन जब भी आप करते हैं ना तो उसको समझ के करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस होता है, वो शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो बच्चे को किस तरीके से करना है, क्या करना चाहिए, और एक सब्जेक्ट दूसरे से एक तरीके से इंटर रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, तो उसको समझ के पढ़िए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसका प्रभाव समझ में आएगा, ठीक है। एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों के घर की भाषा में उदाहरण प्रस्तुत करती है, इससे कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा? छोटी सी आयु में बच्चों पर अतिरिक्त भाषिक बोझ पड़ेगा, विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं पर रिपोर्ट लिखने में मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। कक्षा में समृद्ध परिवेश सृजित होगा। देखिए, एक तो टैग वर्ड जब आप पढ़ते हैं ना तो यही आपका एक टैग वर्ड है समृद्ध। समृद्ध परिवेश जो होता है ना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ टैग वर्ड नहीं देख सकते, हमको इस लाइन का मतलब भी समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 136 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति नहीं है?
तो पठन शिक्षण की टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है चित्रों को देखकर अर्थ का अनुमान लगाना। दूसरा है इसमें वर्णमाला के अक्षरों, उनकी ध्वनियों और अलग अलग शब्दों के अर्थ का शिक्षण शामिल है। थर्ड ऑप्शन है साझा पठन। फोर्थ ऑप्शन है निर्देशित पठन। तो 137 का जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें वर्णमाला के अक्षरों, उनकी ध्वनियों और अलग अलग शब्दों के अर्थ का शिक्षण शामिल है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है? भाषा के नियमों को आत्मसात करने पर, भाषा के नियमों को कंठस्थ करने पर। तो कंठस्थ तो कभी भी नहीं ऑप्शन सही होता है। विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करने पर या नियमों का अति सामान्यीकरण करने पर। तो यहाँ पे 138 का ऑप्शन नंबर 1 जो है भाषा के नियमों को आत्मसात करने पर बल देती है। ठीक है। पाठ्यचर्यक विषय जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा आदि अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है? भाषा समावेशन, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता या भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। आज फेस्टिवल का डेज़ है तो आप लोग इतना लंबा वीडियो भी नहीं देख सकते हैं। फेस्टिवल भी मनाना ज़रूरी है, हर चीज़ को एंजॉय करते रहिए, लेकिन आपकी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे रात को पढ़िए, चाहे दिन में मैनेज करिए। फेस्टिवल मनाने के साथ साथ आपको कोई टाइम आपको पढ़ाई में भी देना ज़रूरी है, पेपर नज़दीक है। ठीक है। तो कक्षा 8 की भाषा अध्यापक जो है रीमा कक्षा में सस्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तैयारी सुनिश्चित करती हैं। आपकी राय में सस्वर कथा पाठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है जो रीमा को नहीं करना चाहिए? ठीक है। पहले तो अनेक बार कहानी पढ़ लेनी चाहिए। जिन शब्दों के बारे में वह सुनिश्चित नहीं है उनको समझना चाहिए। पठन पूर्व गतिविधि की योजना बनाना, कहानी के निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना जो विद्यार्थियों से पूछे जा सके। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनप्रीत जो हैं वो पंजाब के ग्रामीण विद्यालय में भाषा की अध्यापिका हैं। माध्यमिक स्तर की भाषा कक्षा में वह रेडियो का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसे भाषा निवेश में मदद नहीं करेगा? तो नहीं करेगा ऑप्शन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों के भाषा पाठों के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना, प्रसारण में सुने गए संवादों को अपनी भाषा में लिखना और उन पर रोल प्ले करना, रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना। रेडियो से उनके विद्यार्थियों को विभिन्न आवाज़ें, नई अभिव्यक्तियाँ और भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियाँ सुनने को मिलेंगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना। ये भाषा निवेश में मदद नहीं करेगा पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेखक की भूमिका में शामिल है मुख्य विचार बिंदु पर चिंतन, लेखन सामग्री के प्रकार के बारे में विचार यानी कविता, कहानी, रिपोर्ट, विधि, निर्देश आदि, और कौन और क्यों इसका पाठक होगा, इन बातों पर विचार करना लेखन का कौन सा पहलू है? संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त लेखन या लेखन के बारे में लिखना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। संयोजन इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कौन सा विकल्प विपरीतात्मक विश्लेषण का अंश नहीं है? अभी तक जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स अभी तक जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आप कितने नंबर तक हिंदी में पहुंच पा रहे हैं, मतलब आपके पूरे नंबर सही हो जा रहे हैं या कहाँ तक आपके नंबर आ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सा विकल्प विपरीतात्मक विश्लेषण का अंश नहीं है? ध्वन्यात्मक, कोश विषयक, वाक्य विन्यासगत या अर्थ विज्ञान विषयक। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्थ विज्ञान विषयक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 और इसमें पूछा गया है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांट देती है। ठीक है। और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार पत्र के लेख, फिल्म विज्ञापन,
खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, पर्यटन सूचना आदि। अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस सामग्री को क्या कहेंगे? ठीक है, तो बाह्य सामग्री, एकेडमिक सामग्री या स्वाभाविक सामग्री या प्रामाणिक सामग्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रामाणिक सामग्री। ठीक है, त्रुटियों के संदर्भ में अध्यापक को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। इनको वांछनीय मानने के स्थान पर उसे क्या करना चाहिए? त्रुटियों को एक स्वाभाविक अंश के रूप में लेना चाहिए और उनकी अनदेखी करनी चाहिए। इन्हें विद्यार्थियों की मूर्खतापूर्ण गलती या चूक के रूप में लेना चाहिए कि विद्यार्थी अध्यापक के बिना हस्तक्षेप में इन्हें सुधार लेंगे। गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए। गलतियों को अध्यापक के लिए संशोधन कार्य के रूप में देखना चाहिए। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गलतियों को बच्चों के चिंतन और भाषा विकास के स्तर में वृद्धि कारक के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक क्रिया विशेषण समझाने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा बताती है और फिर उसके प्रकार और फिर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देती है। इस विधि को क्या कहेंगे? आगमनात्मक, निगमनात्मक, संप्रेषणात्मक या प्रदर्शन विधि। तो जो ये देखिए उदाहरण, अगर आपको सबसे पहले रूल्स दिए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं तो ये होता है आपका निगमनात्मक विधि। तो यहाँ पे जो है 146 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते तो ये आगमन विधि होता। तो यहाँ पे परिभाषा पहले दी जा रही है और उसके बाद उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे निगमनात्मक विधि हो जाएगी। 146 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अध्यापक को विद्यार्थी का आकलन किस लिए करना चाहिए? यह पता लगाने के लिए कि लक्ष्य भाषा में सर्वाधिक रूप से उत्तम और निपुण कौन है, शिक्षार्थियों के सीखने में अंतरों का पता लगाने के लिए, शिक्षार्थियों को उनके पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति की तुलना उनके सहपाठियों से करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है 147 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। शिक्षार्थियों को उनके पूर्व निष्पादन के आधार पर अपने स्तर में सुधार लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 148, रोहित भाषा की कक्षा में यह चाहता है कि विद्यार्थी भाषा के साथ भाषा में संलग्न हो और यह कैसे संभव हो गया? विद्यार्थियों को भाषा के अधिकाधिक अवसर देकर, विद्यार्थियों को भाषा के नियम सिखाकर, सटीकता के साथ भाषा प्रयोग पर बल देकर, अधिगम के स्थान पर भाषा अर्जन द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को भाषा के अधिकाधिक अवसर देकर। तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा एक आप लोग और जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं इस पेपर में। तो अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी पठन क्षमता के आधार पर पठन क्षमता समूह में बांटती है। पठन के स्तरानुसार सभी को पुस्तकें देती है। वह प्रत्येक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी से बारी बारी सस्वर पाठन करवाती है और पुस्तक के बारे में बात करती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? तो साझा पठन, निर्देशित पठन, मौन पठन या विस्तृत पठन। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो निर्देशित पठन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अभी का इस पेपर का 7 फरवरी के जितने भी पेपर थे, जितने भी उस पेपर के सभी पार्ट थे सभी हो चुके हैं। CDP सब कुछ हो चुका है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं हिंदी देखने के बाद हम लोग इसके पहले उसी फरवरी में ही जो ऑनलाइन पेपर हुआ था तो कई शिफ्ट में हुआ था, उसको हम लोग नेक्स्ट डे वाला देखेंगे और पूरा आपको 2023 का पेपर कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अध्यापक भाषा में अधिगम की कमियों के यानी कमियों के कारणों की पहचान किसके द्वारा कर सकते हैं? उपलब्धि टेस्ट, निपुणता टेस्ट, स्थापन या निदानात्मक टेस्ट। जो देखिए निदानात्मक टेस्ट जो होता है वो कमियों के कारणों की पहचान करने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे निदानात्मक टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये आपके कमियों को पहले कारण कमी किस वजह से आ रही है उसके कारण की पहचान, निदानात्मक टेस्ट, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू।